का जो हमारा पेपर होता है ना, वो टोटल 250 मार्क्स का होता है, सबको पता है, ठीक है। दो ऐसे होता है, और दोनों का जो मार्क्स होता है वो इक्वल होता है, 125 और 125, ठीक है। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन के अंदर, ठीक। क्यों? क्योंकि इसके क्या क्या है ना कि तुम्हारा देखो बाकी सब में के अंदर क्या है, जैसे GS1 ले लिया जाए, GS2, GS3, GS4, ठीक है। इन सब का सिलेबस क्या है कि थोड़ा डायनेमिक है, थोड़ा वाइड है, तो बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ईच एंड एवरी टॉपिक के लिए यू हैव टू स्टडी फ्रॉम मेनी रिसोर्सेज, ठीक। बट ऐसे का जो टॉपिक है ना, उसके लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है। जो आप GS के अंदर पढ़ते हो ना, उसी से आपका कंटेंट बिल्डिंग हो जाता है ऐसे के लिए। क्लियर है ये क्या मैं बोल रहा हूँ? Yes, it is हेलो। clear. हाँ, तो ऐसे का जो कंटेंट होता है ना, तो ऐसे बहुत लोग क्या करते हैं, खोजते हैं, अरे भैया सजेस्ट मी सम बुक फॉर ऐसे, सजेस्ट मी सम बुक फॉर ऐसे। भाई, आप ऐसे का जब टॉपिक देखोगे तो आपको खुद लगेगा क्या, इसके लिए आप मतलब ऑलरेडी सब कुछ GS के अंदर आपने कवर किया है, ठीक है। तो इन वाइल राइटिंग द एसे, डोंट यू डोंट नीड टू fear about the content, where you will get the content. You have enough content in your mind, you have read enough while preparing for GS subject, okay. But the only difference between GS paper and essay paper is that in GS paper you have to write up in about 200 words or 250 words, okay. But in essay paper you have to elaborate more and write it in about 1000 to 1200 words, ठीक? Words is not important, the main important is the content. So even if you writing 800 words, that's enough, okay. So first thing is clear that you don't need to go through any separate book for essay. You just need to work on your presentation skill, okay. Instead of searching for another book, instead of searching for books, work on your presentation skill, okay. पहला डाउट क्लियर हो गया तो ऐसे पेपर से। Yes, हेलो। yes. ठीक है। अब डिफरेंस ये हो जाता है, देखो मेनली क्या होता है ना कि जो हमारा जो पेपर होता है ना GS का, उसके अंदर हम लोग मेनली क्या करते हैं, मान लो 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, ठीक है, या 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है। तो और मेनली क्या करते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन छोटा सा देते हैं, फिर उसको एलिब्रेट करते हैं, ठीक है। दो चार मतलब डाइवर्सिटी दिखाते हैं, इस सेक्टर का उस सेक्टर का, ठीक। और उसके बाद फिर जैसे हमने 5 दिन के अंदर 10 क्वेश्चन सॉल्व किए ना GS का, तो हमने देखा था अलग अलग डाइवर्सिटी लाना पड़ता है वहाँ पर, ठीक है। तो सेम चीज क्या है कि ऐसे के अंदर भी हम लोग क्या करना पड़ेगा ना कि अलग अलग हर एंगल से उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। खैर मैं लिख नहीं पाया मतलब बिकॉज ऑफ सब रीजन, तो नेक्स्ट टाइम जब लिखा तो बता दूंगा, तो ठीक है। तुम्हारा मैंने देखा था ऐसे, वो काफी हद तक सही था। अब देते हैं पेपर का पार्ट, ठीक। तो पेपर जो हमारा ऐसे का होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक। इन दोनों में से क्या होता है, तुम्हारे पास 4 टॉपिक होता है, ठीक है। सेक्शन ए में 4 टॉपिक होगा, सेक्शन बी में 4 टॉपिक होगा, ठीक। इन चारों में से तुमको एक चुनना पड़ेगा, सेक्शन ए में से और सेक्शन बी में से एक चुनना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू चूज 2 टॉपिक इन मतलब 8 टॉपिक में से, ठीक है। 8 टॉपिक दिया रहेगा, उसमें 2 टॉपिक चुनना होगा। क्लियर है ये चीज? Clear है. हाँ, तो बाकी सब GS के पेपर में ये मतलब ये लग्जरियस नहीं मिलता है टॉपिक चुनने का, बट यहाँ पे यू हैव द लग्जरी टू चूज अ टॉपिक। क्लियर? थर्ड चीज क्या होता है, देखो पेपर वन के मतलब सेक्शन वन के अंदर मेनली जो टॉपिक आता है ना, वो क्या होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहता है। लाइक इस टाइप का स्टेटमेंट वो लोग दे दिया क्या, डेवलपमेंट इज नॉट इंडेंजर्ड, इट इज इंडेंजर्ड, नीड विंग्स ग्रीड्स, इफ ग्रीड इंक्रीज इट स्पॉइल्स ब्रीड। तो इस टाइप का क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, ठीक ना। तो ये क्या होता है ना कि ये कोई स्टैटिक बुक में इस टाइप का चीज नहीं मिलेगा, ठीक है। स्टैटिक बुक में नहीं मिलने वाला है तुम्हें। जैसे ये टॉपिक रहा, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड फेडरल, बिटवीन स्टेट्स इन फेडरल इंडिया। तो इसके बारे में हो सकता है कुछ पॉइंट्स मिले, लेकिन बाकी सबके बारे में क्या है ना कि यहाँ पे कोई फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारे पास मतलब बहुत सारा क्या कहते हैं वो, क्रिएटिविटी का बहुत ज़्यादा स्कोप बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या है कि बिना किसी कंटेंट के या कुछ याद भी नहीं है तब भी तुम अच्छा आंसर यहाँ पे लिख सकती हो। और इस टाइप का जो सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक होता है ना, जैसे यहाँ पर ये है, तो वो सेक्शन बी के अंदर होता है, ठीक। तो मतलब 2 टाइप का ऐसे लिखना पड़ेगा, एक के अंदर GS का पूरा नॉलेज चाहिए होगा, ठीक है, जो मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटी में फिक्स बैठेगा या इकोनॉमिक्स में फिक्स बैठेगा या सोसाइटी में फिक्स बैठेगा, ठीक है। और एक क्या होता है इस टाइप का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक। ये चीज क्लियर हो गया? It's clear. ठीक है, तो इनमें से देखते हैं क्या क्या लिखा क्या है। हाँ, तो GS में मेनली क्या होता है कि देखो मेनली क्या होता है कि थोड़ा सा जब भी ऐसे का पेपर लिखो ना, तो ऐसा नहीं कि GS जैसा पेपर मेनली लिखना चाहो, ठीक। स्टार्टिंग का 15-20 मिनट थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बनाने में दो, ठीक है। और कोशिश करना क्या कि इंट्रोडक्शन ऐसे के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऐसे तो हर आंसर में इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है, बट ऐसे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रीज़न ये होता है ना कि ऐसे तुमको लिखना कि
लगभग 1000 वर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि अगर तुमने इंट्रोडक्शन में सब कुछ इंक्लूड कर दिया, इंट्रोडक्शन के ऊपर सोच के सब कुछ इंक्लूड करके तुमने इंट्रोडक्शन लिख दिया, अच्छा तो क्या होता है ना, सब कुछ इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करने का फायदा ये हो जाता है ना हमारा कि हम आंसर लिखते टाइम हमारे माइंड में क्लियर होता है कि हाँ मैंने इंट्रोडक्शन में ये सारा चीज मेंटेन किया है, तो मेरे को उसी को एक्सप्लेन करना है। तो इससे क्या होता है कि आंसर लिखते टाइम जो मेरा आंसर होता है ना वो टॉपिक से डाइवर्ट कम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में सब कुछ दे दिया है। खाली इंट्रोडक्शन में जो हमने सब कुछ बताया है उसी को इलेबोरेट हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए वर्क ऑन योर इंट्रोडक्शन, ठीक, क्लियर है? क्लियर ये क्लियर। क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं आप लोगों ने जो आंसर लिखा है। हाँ, इनोवेशन इज द की डिस्क्रिमिनेशन, हाँ सॉरी, देखो अब जैसे ये वाला, ठीक है, इफ डेवलपमेंट इज नॉट इंडेंजर्ड इट इज इंडेंजर्ड, तो मतलब क्या, अगर आप जेंडर सेंसिटिव डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो हार्म करेगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन बता के लाइक एग्जांपल कि इंडिया में इतना डाइवर्सिटी है, ठीक है, वुमेन्स है हमारा, ठीक, उसका या फिर बहुत सारा तरीका होता है उसका, आपको ये दिखाना था कि अरे जैसे एग्जांपल डाइवर्सिटी, यहाँ पे एग्जांपल कि एजुकेशन फील्ड में तो वुमेन को क्या क्या फेस करना पड़ता है, अगर हम एजुकेशन फील्ड में वुमेन्स को इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, ठीक, तो वहाँ पे क्या होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल उसको फिर इलेबोरेट करते टाइम आप ये लिख सकते हो कि वुमेन्स अगर मान लो एजुकेटेड नहीं होगी तो हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ हो प्रॉब्लम होगा, फिर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का इश्यू हो जाएगा, ठीक है। और फिर चाइल्ड जो होता है फिर मदर के ऊपर डिपेंड करता है उसका टोटल एजुकेशन सब कुछ, तो वो सारा से चीज को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली इसमें रिलेशन का बात होता है कि उसको रिलेट करना पड़ता है चीजों को। उसके अलावा हेल्थ सेक्टर के अंदर हम बात कर रहे थे क्या कि अगर मान लो कि हेल्थ सेक्टर का चीज है, ठीक है, अगर मान लो वुमेन वहाँ पे नहीं होगी, ठीक है, ज्यादा, तो वुमेन इश्यूज जो हुआ उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा, ये सारा चीज, ठीक। उसके बाद और डोमेस्टिक में देख मतलब और ऐड कर सकते क्या, किसी फैमिली के अंदर मान लो कि फीमेल नहीं है, ठीक है, सिर्फ मतलब मान लो कि उसको डॉटर ही मतलब ये मेल चाइल्ड है, ठीक, तो क्या हुआ कि वो जेंडर सेंसिटिव नहीं हो पाएंगे, वो बच्चे उनको पता नहीं हो कैसे डील करना है, हम लोग फीमेल को क्या इश्यू फेस करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है, क्लियर, वो चीज हो गया। और उसके बाद फिर मान लिया जाए कि हाँ ठीक है, फिर आप अलग फील्ड में ऐसे मान लो कि कोई ऑफिस का बात हो गया वो चीज, ठीक, कोई मान लो कि कोई ऑफिस है, ठीक है, वहाँ पे मान लो कि सिर्फ सीढ़ियाँ है तो वहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन जो होगी ड्यूरिंग उनको इश्यू होगा, तो सारा चीज हर एंगल से एजुकेशन हेल्थ सोसाइटी सब कुछ जोड़ जाके लिखना पड़ेगा। और नीड ब्रिंग्स ग्रेट, तो इस टाइप का स्टेटमेंट में थोड़ा वो डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली तुम्हें नहीं पता होता है कि एग्जाम में क्या टॉपिक आने वाला है, ठीक है, तो पूरा अनएक्सपेक्टेड होता है। जैसे इसी एक क्वेश्चन था क्या कि जो शिप होता है ना वो जो डूबता है ना वो अपने वजन से डूबता है ना कि बाहर के सराउंडिंग से, ठीक है। तो आप देखो ये क्या है कि ये अब ये जो स्टेटमेंट है ना, तो अगर मान लो कि तुमने पहले से प्रैक्टिस नहीं किया होगा तुम क्या सोचोगी, अरे शिप है तो शिप का मैकेनिज्म के बारे में लिखूंगी क्या कि शिप का वो होता है वेट के कारण ये कारण, लेकिन ये इसका शिप से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट जो है सिंपल ही क्या कह रहा है ना कि शिप जो है कोई भी, ठीक है, वो डूबता है अपने खुद के वजन के कारण ना कि बाहर के एक वजन के कारण, ठीक। इसको इलोबरेट करना पड़ेगा कहाँ, सोसाइटी से रिलेटेड, क्या कि एक पर्सन जो होता है, ठीक है, सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी का आसपास का एरिया उसको इफेक्ट नहीं करता जब तक वो खुद ना करे। इंसान गलती करता है तो खुद का कमी से करता है, ठीक है, उसे खुद की बुराइयां उसको खत्म करती है ना कि आउटसाइड का एटमोसफियर उसको खत्म करता है, ठीक है। ये सब चीज उसमें इंक्लूड करना था, ठीक है। चलो स्टार्ट देखते हैं। इनोवेशन इज imagination of things, process of ये process by people which turn into reality and emotional observation। अच्छा देखो पहले लाइन में मेरे को तो पता नहीं किसका आंसर, ठीक ना, पहला लाइन में थोड़ा अजीब लग रहा है क्या, इनोवेशन इज इमेजिनेशन ऑफ थिंग्स प्रोसेस बाय विच पीपल टर्न इनटू रियलिटी, नहीं, इनोवेशन ये नहीं होता है। आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। ये सब एग्जांपल सही है, ये सब जो स्पिनिंग जिनी दिया है सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। द कॉन्टेंट ऑफ इनोवेशन, ये ऐसा लग रहा है किसी ने प्रिंट आउट मतलब दे के छापा है क्या, प्रिंट आउट का जेरॉक्स है क्या ये किसी का, हैंड राइटिंग अच्छा है। अच्छा बेसिक मैंने बता दिया ना, अब देख लेना बिकॉज उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, हजार मतलब सॉरी 1000-1200 वर्ड्स पढ़ना भी। ये जरा अच्छा लग रहा है मेरे को देख के, ठीक है। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट इन फेडरल इंडिया, तो बहुत कॉमन टॉपिक, ज़्यादा बच्चे इसी के ऊपर लिखेंगे, ठीक है, देखते हैं।
क्योंकि इनके पास इसको लिखने के लिए कंटेंट होता है कि, लेकिन जो कोड बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, उसके पास सबके लिए कंटेंट नहीं होता है। ठीक है, तो वाटर इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर ऑल द लिविंग। सही है, सही है। मैं तो इसको लिखते टाइम क्या है ना कि देखो, मतलब सही है, ठीक ना, पहला बार ट्राई किया, अच्छा लिखा है। तो मैंने इन सब में से एक आंसर देखा था, उसके अंदर मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम लगा था, तो वो मैं ज़रा डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखो, क्या सही करना है वो तो किसी को नहीं पता है, ठीक है, लेकिन क्या कम से कम क्या गलती ना करो वो मैं बता देता हूँ। सही है, ये सब चीज़ मेंशन भी किया है इसने। इस सब को लिखते टाइम थोड़ा याद रखना, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या एग्जैक्टली अगर तुमको पता है कि वो एंट्री 17 है तभी उसको मेंशन करना, ठीक ना, वरना सिंपली उसको इन द स्टेट लिस्ट डाल देना। ठीक, क्लियर है, क्योंकि वहाँ पे मान लो एंट्री अगर कुछ इस टेक्निकल चीज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना, थोड़ा सा इधर से उधर होता है तो प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए या तो टेक्निकल चीज़ से बचो या फिर बहुत ज़्यादा श्योर हो तब यूज़ करो। सही है। What is the basic need of life, the human being as well as the survival living things? ठीक है, सही है। Can be shared between us. The human being put several effort by making rivers, dams. Human being put several efforts by making rivers. रिवर्स ह्यूमन कैसे बना सकते हैं? डैम्स, वाटर हार्वेस्टिंग, सही है ये। इस आंसर में सर देखो, इसका जो लिखा है सर, मैं इसी के साथ बात कर रहा था मैं। अब देखो, एसे में क्या होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डाइवर्सिटी। जितना जितना चीज़ों को तुम इंक्लूड करोगे ना अपने एसे के अंदर, उतना फायदा होता है। अब देखो, इसने गलती यहाँ पे क्या किया है ना, कि यहाँ पे क्या बोला गया, फेडरल इंडिया, ठीक है। तो फेडरल इंडिया में क्या है ना कि कोई पर्टिकुलर स्टेट का केस ज्यादा, देखो तुम एग्जाम एज ए एग्जांपल उसको मेंशन कर सकती हो, ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में जो इशू है, तमिलनाडु और केरला के बीच में जो इशू है, ठीक है। लेकिन पूरा का पूरा एक एक पूरा पेज, एक दो पेज इंक्लूड कर देना एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए, तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि मतलब तुम्हारे पास कहीं ना कहीं कंटेंट का कमी है, ठीक है, क्लियर है। तो इशू डील करना है, सब कुछ वहां पे बताना है, लेकिन किसी एक के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्लियर है। जैसे यहाँ पे क्या आपने फोकस किया कि फेडरल इंडिया का बात किया है, ठीक ना, फेडरल इंडिया में 35 यूनियन टेरिटरी स्टेट से मिला के, ठीक है, क्लियर। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल अगर तमिलनाडु और इसका दिया था, तो फिर मतलब वो सही नहीं है ना, क्योंकि वाटर डिस्प्यूट तो सिर्फ इसके बीच में नहीं है। ठीक, तुम्हारा महानदी का वाटर डिस्प्यूट है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में, फिर इधर इंडिया बांग्लादेश के बीच में भी है, तो वाटर डिस्प्यूट वो भी हो गया। फिर बिहार और बंगाल के बीच में ये होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये महाराष्ट्र, ये गुजरात और महाराष्ट्र, मतलब ये मध्य प्रदेश के भी बीच में ही होता है, ठीक। फिर हाँ, दिल्ली और हरियाणा के बीच में। तो क्या होता है कि हर साइड से नहीं, अगर मान लो हर स्टेट का भी इंक्लूड ना कर पाओ, तो कम से कम एक एग्जाम्पल नॉर्थ से उठा लो, एक साउथ से उठा लो, एक ईस्ट से उठा लो, एक वेस्ट से उठा लो। और अगर मान लो कि नहीं भी मिलता है, तो कम से कम दो चार एग्जाम्पल भी तो नॉर्थ से दो ना, क्लियर है, क्लियर। तो बैलेंस करना पड़ता है चीज़ों को। अगर तुमने सिर्फ साउथ का एग्जांपल दिया तो उतना ठीक नहीं है ना, एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं शो करता है कि तुम पर्टिकुलर रीजन में फोकस कर रही हो, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर नहीं है, क्वेश्चन है इन फेडरल इंडिया। फेडरल इंडिया में सब कुछ आ रहा है ना, क्लियर है ये चीज। तो कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल दो, ठीक ना, कोई एग्जाम्पल दो, वहां पे कोई चीज मेंशन करो, लेकिन पूरा सिर्फ फोकस उसी पे मत कर दो, क्लियर। clear. देखो फिर वहीं पे उसी को गलती किया क्या, व्हाट केरला ए फियर, ठीक ना, तो ये मतलब ठीक है, लेकिन मतलब बोला तो उतना ज्यादा एक पर्टिकुलर स्टेट को फोकस नहीं करना कि केरला को डर किस बात से, भाई सिर्फ केरला का डर नहीं, सारे स्टेट का है। तो कोई पर्टिकुलर, और दूसरा चीज क्या होता है ना, आंसर के टाइम क्या होता है ना कि कभी भी कुछ निगेटिव लिखना हो ना, तो कभी किसी जनरल सेंस में लिखो ना, मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट का नहीं, किसी पर्टिकुलर रीजन का नहीं, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे मैं एक दिखाता हूँ, स्क्रीन दिख रहा है ना अभी भी? हेलो। Yes, it's visible. अच्छा ठीक है, जैसे मैं ऐसे दिखाता हूँ, पुराना दूसरे टॉपिक के ऊपर है, इसके ऊपर दिख नहीं पाया था। ये रहा मेरा नोटबुक है।
ये टॉपिक ठीक। तो मैं मेनली दो टाइप का दिखाऊंगा, ठीक है, टॉपिक जिसमें हो जाएगा। एक क्या है, देखो ये क्वेश्चन आया था एक ईयर में, ठीक है, बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरी बेस्ट फॉर द सोसाइटी, ठीक। एक कॉमन स्टेटमेंट है, ठीक ना, कि जरूरी नहीं कि एक इंसान के लिए जो अच्छा है वो सोसाइटी के लिए भी अच्छा हो। क्लियर? ये हमारा टॉपिक Yes. था। अब अब मैं दिखाता हूँ मैंने जो ऐसे लिखा था। देखो सबसे अच्छा क्या होता है ना, कि इलेबोरेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ना, कि आप एंशंट मतलब होता है हिस्ट्री से स्टार्ट करो, ठीक है। मैंने ये स्टार्ट किया था क्या, एन इंडिविजुअल, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, फोकस किसी पे आ गया, इंडिविजुअल और सोसाइटी के ऊपर, ठीक। कि इंडिविजुअल के लिए जो जरूर अच्छा है वो जरूरी नहीं कि सोसाइटी के लिए भी अच्छा हो। एन इंडिविजुअल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी, ठीक। The behavior and nature of the society at large depend on the value of the people living in the society. Both of them influence each other and also get influenced by each other. ठीक, मतलब दोनों एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे वो पर्सन हो चाहे सोसाइटी हो। जो पर्सन जिस सोसाइटी में रह रहा है वो सोसाइटी से भी इन्फ्लुएंस होता है, और वो सोसाइटी जो पर्सन जो उस सोसाइटी के अंदर रह रहा है, तो उस पूरा सोसाइटी भी उस पर्सन से इन्फ्लुएंस होता है कहीं ना कहीं। जैसा एग्जाम्पल ही मैंने दिया क्या, when Gandhiji visited Champaran to help the local people, there he experienced chronic poverty and other socio-economic problems. The Champaran experience influenced his thinking as well as changed his dressing style. He organized the people for the constructive work, and people under the leadership of Gandhi learned the power of unity and non-violence. The principle of non-violence inspired many youngsters like Rajendra Prasad, Jawaharlal Nehru, Siddharth Patel, and also पीपल अराउंड द ग्लोब लाइक नेल्सन मंडेला। ठीक, तो मतलब क्या, देखो इंट्रोडक्शन में क्या क्या दे दिया ना, इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने स्टैब्लिश कर दिया क्या, सोसाइटी और पीपल जो होता है, सोसाइटी और इंडिविजुअल जो होता है वो कहीं ना कहीं लिंक होता है, और दोनों एक दूसरे से को इन्फ्लुएंस करता है और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक, एग्जाम्पल यूज करो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इससे बहुत लंबा होता है, कंटेंट का हमारे पास कमी होता है, इसलिए यहाँ पे जितना एग्जाम्पल यूज करोगे उतना ज्यादा रेलिवेंट बना रहा है तुम्हारे पॉइंट को। ठीक, अब मैंने जो एक यहाँ पे एक लाइन लिखा क्या, कि बोथ ऑफ देम मतलब इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है और एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल जब गांधी जी ने चंपारण विजिट किया था, ठीक है, तो क्या हुआ कि उससे पहले तो वो आराम से नॉर्मल अपना थे वेस्टर्न स्टाइल में, लेकिन जब उन्होंने चंपारण विजिट किया तो क्या वो वहां पर उन्होंने पॉवर्टी देखा, लोगों का लाइफ देखा, तो उसके बाद उनके मेंटलिटी में चेंज आया, उनके थिंकिंग में चेंज आया, ठीक, उनके ड्रेसिंग स्टाइल में चेंज आया। इससे ये क्या प्रूफ होता है कि सोसाइटी ने कहीं ना कहीं, चंपारण सोसाइटी ने महात्मा गांधी के इंडिविजुअलिटी को चेंज किया। क्लियर है? क्लियर? उसके बाद क्या हुआ, जब महात्मा गांधी ने वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया तो उनके काम को देख के और सब लोग इंस्पायर हुए, फिर वहाँ पे वो आए, उन्होंने कंस्ट्रक्टिव वर्क किया, तो क्या हुआ, यहाँ पर सोसाइटी भी जो हुआ वो भी महात्मा गांधी से बाद में इंस्पायर हुआ। तो क्लियर है? तो मैंने जो यहाँ मेंशन किया वो पॉइंट प्रूफ हो गया एग्जाम्पल से। क्या होता है हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल यूज करने से क्या होता है ना, कि थोड़ा सा मतलब हम लोग को ऑलरेडी हमारे पास कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल होता है। ठीक है, क्लियर? अब देखते हैं आगे, ये मैं भेज दूंगा, एक बार देख लेना, ठीक है। कंटिन्यू करते क्या, सोसाइटी फॉर्मुलेट सम बेसिक प्रिंसिपल टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ इट्स मेंबर। ठीक, अब देखते कैसे वही रिलेशन दोनों में कैसे चलता है, सोसाइटी और इंडिविजुअल में, वही है सम प्रिंसिपल लाइक ट्रूथफुलनेस। ये सब बहुत लंबा चीज है तो इतना नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने कंटिन्यू करते टाइम कैसे, अब देखो क्वेश्चन का मेन थीम क्या है, कि जरूरी नहीं कि जो चीज इंसान के लिए एक इंडिविजुअल अच्छा हो सोसाइटी के लिए मेंबर के लिए भी अच्छा हो। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल ये कि टीचिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशन इन सोसाइटी, and teacher is the highly respected member of the society. They educate the future generation and has the capacity to change the future of the student and the society। ठीक, if a teacher start thinking only about his personal gain, ठीक है, अब मेरे को क्या क्वेश्चन का थीम क्या है, कि आप खुद के बारे में अच्छा सोचना से सोसाइटी का भला नहीं होता। ठीक, वही है, if a teacher starts thinking only about his personal gain, then he will divert from his professional ethics। क्लियर? खुद के बारे में सोचेगा तो नहीं पढ़ाएगा बच्चों को। ठीक है, क्लास में आके चुका अपना रजिस्ट्री बढ़ेगा, उसके बाद बैठे रहेगा रूम में। क्लियर है? एंड फॉर मनी गेन, स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, बाद में कोचिंग में पढ़ाएगा बच्चों को। He will start commercialization of education, not putting effort in the classroom and promoting his coaching institute, selling the question paper, unfair treatment with student and biased marking between students who take private coaching after school and who do not take private coaching। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टीचर अपने बारे में सोच रहा है लेकिन नुकसान कहाँ हो रहा है, पूरे सोसाइटी को हो रहा है, पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी को हो रहा है। क्लियर है? दिस काइंड ऑफ स्टेप this kind of step taken for individual benefits will hurt the learning nature of the student and also create socio-economic divide, as poor students would feel marginalized as they cannot afford for individual benefit, cannot afford to pay the private coaching. This would result in poor academic performance and hurt their future studies and limit their choice in the job market as compared to those students who afford to take private coaching or pay for the leak paper।
क्लियर है? तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि कैसे एक इंसान, जो एक टीचर जो हुआ, उसका खुद का पर्सनल इंडिविजुअल बेनिफिट जो हुआ, उसके लिए तो सही है बिल्कुल, ठीक है, उसको बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन उसके कारण सोसाइटी का पूरा कैसे नुकसान हो रहा है, वो क्वेश्चन का थीम है, वो यहाँ से प्रूफ होता है कि एग्जाम्पल से। क्लियर है? उस तरह और भी एग्जाम्पल अलग अलग फील्ड का, लाइक एग्जाम्पल providing basic infrastructure is one of the primary responsibility of the government and institution. If an official decided to take personal gain by ignoring social impact, then his project like bridge or road construction would not be good in quality, and other people will face the problem, and it will hurt the ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द एरिया। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल अपना खुद के फायदा के बारे में सोच रहा है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स को ज्यादा पैसा देगा उसको प्रोजेक्ट दे देगा वो, तो लेकिन वो जो प्रोजेक्ट बनाएगा तो फिर पुअर क्वालिटी का वो होगा, ठीक है, तो उससे लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो पूरा सोसाइटी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ एक सिंगल पर्सन के बेनिफिट के कारण या उसका सेल्फिश नेचर के कारण। क्लियर? और देखो यहाँ पे, if a corrupt official under the influence of a business group allowed the acquisition of fertile land and settlement, this would take away the land source। अगर मान लो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, खुद को फायदा उसको मिल रहा है, उसने क्या किया, एक फर्टाइल लैंड को कॉर्पोरेट को दे दिया, ये बोल के कि वो इनफर्टाइल लैंड है। क्लियर? तो उसका खुद का तो फायदा बहुत हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली पूरा सोसाइटी को हार्म हो रहा है, ठीक है। और भी यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि वही है, in the above case, we can see the action taken for the personal benefit has no benefit for the society. We can also find many common examples in our daily life, like people is spitting on the public place, urinating on the roadside. उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन पूरा सोसाइटी का माहौल खराब हो रहा है, throwing waste in public, etc. In all this case, the action, अब कंक्लूजन पर ध्यान देना कि मैंने जो एग्जांपल दिया है ना, उसके बाद जो पॉइंट्स में लिखा है कि उससे ये पॉइंट प्रूफ होता है कि नहीं होता है। In all these cases, the action is taken for own benefit, like throwing garbage on road to keep the house clean। घर तो साफ हो रहा है मेरा, खुद का तो फायदा हो रहा है मेरे को। But this act make other member of the society suffer due to pollution, bad smell, choking of drain, sometimes animal eat roadside garbage and lose their life। ठीक है, तो जानवरों को भी इंक्लूड कर दिया यहाँ पे। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, when an individual think only about himself, then his thinking and action could harm the social, economical, political, psychological condition of the other member of the society। In other words, we can say that best for an individual is not necessarily best for society। तो क्वेश्चन का मेन थीम था इसी का, प्रूफ हो रहा है? क्लियर है ना? तो इसलिए क्या Yes, हो रहा है कि डाइवर्सिटी डाला है अपने आंसर के अंदर। क्लियर है? yes, clear. अच्छा, एनी डाउट और यू वांट टू आस्क एनीथिंग? Uh, हाँ, I have a इंटर doubt. इसीलिए क्या होता है ना कि देखो, ऐसे का पेपर जब भी सॉल्व करो ना, तो क्या होता है, स्टार्टिंग का 1.5 घंटा में एक ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक ना। यू हैव 3 hours टू राइट 2 ऐसे, तो 1 hour 30 minutes फॉर ईच ऐसे, ठीक। तो ऐसा नहीं कि पेन इस ऐसे का टॉपिक मिले तो वो कर लो, ठीक है। पहले क्या होता है, टॉपिक देखो अच्छे से कि किसके बारे में तुम्हारे पास कंटेंट है, ठीक ना। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर का लास्ट में होता है ना, तो उसके ऊपर थोड़ा सा रफ वर्क करो कि तुम्हारे पास क्या पॉइंट, उसको रफली एक बार लिखो, ठीक है। उसको देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना कि ऐसे बहुत लंबा होता है, तो वहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्लियर? Yeah, clear. मैंने एग्जाम के पहले 3-4 ऐसे ही लिखा था, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा जो स्कोर था सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मैं एथिक्स मतलब एसए के अंदर ही था, ठीक ना। इट क्रॉस्ड 120, ठीक। तो जो टॉपर फर्स्ट रैंक का था उससे सिर्फ 4 मार्क्स कम था मेरा एसए में, ठीक है। तो जो भी है, हाँ, तो लेकिन फिर भी मेरे को ही लग रहा था कि जो दूसरा मैंने ऐसे का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, तो उसमें मैंने ठीक से नहीं लिखा था, मैं और अच्छा कर सकता था। मेरे को वहाँ पे एग्जाम देने के बाद मेरे को लगा कि नहीं, ये टॉपिक मैंने सही नहीं चुना है, ठीक है। खैर जो भी हो, तो मतलब क्या होता है कि ऐसे के अंदर क्या होता है कि सबसे पहला काम तो ये टॉपिक चुनने पे ध्यान दो, ठीक है। हर टाइप का टॉपिक प्रैक्टिस करो, टॉपिक एग्जाम के अंदर टॉपिक चुनने में फोकस करो। सेकंड, टॉपिक चुनने के बाद क्या होता है, उसको एक बार रफली आप ड्रॉ करो पीछे, ठीक है। आपके पास क्या क्या पॉइंट्स है, उसका क्या क्या बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसको क्रोनोलॉजी वाइज फिर आप लिखना स्टार्ट करो, ठीक। और सबसे ज्यादा टाइम लो आप इंट्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि आप देखो, इंट्रोडक्शन आपने सही से लिख दिया ना, तो उससे क्या होता है ना कि एक आपका मतलब जैसे बाउंड्री वॉल होता है ना, घर आपको बोले कि आप घर बनाओ, ठीक है, तो आपने घर बनाना स्टार्ट किया, तो हो सकता है थोड़ा इधर उधर इधर हो जाए, लेकिन आपने क्या किया, अगर मान लो बाउंड्री लाइन बना दिया, तो आपको आप जब घर बनाते टाइम आपको आइडिया रहेगा क्या, अरे ये मेरा बाउंड्री लाइन है, तो हाँ मेरे को यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है। तो वही काम करता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जितना काम करोगे, सब कुछ आप झोंक दो इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। सब नॉलेज, सब अपना एक्सपीरियंस इंट्रोडक्शन में छाप दो, तो इंट्रोडक्शन ही आपका पूरा आंसर को मतलब एक टाइप से रिफ्लेक्ट भी करेगा, और प्लस आपको बांध के भी रखेगा कि आप डाइवर्ट नहीं हो पाओगे उससे। क्लियर है? Clear है. ठीक है, चलो, कोई और डाउट या कोई क्वेश्चन? अब No. इंट्रोडक्शन के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो, चाहे आप जैसे मैंने एग्जाम्पल में क्या हिस्ट्री का यूज किया ना,
ठीक है? महात्मा गांधी वो सब इंक्लूड करके है। तो आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो, खाली मतलब कुछ भी यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम्पल, लेकिन वही है कि आपको रेलेवेंट होना चाहिए उस टॉपिक से, ठीक? अब देखो, अब इसका आंसर जो इंट्रोडक्शन मैंने किया, ठीक है? अब इसके लिए मेरे को कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्यों? क्योंकि जो एग्ज़ाम्पल मैंने यूज़ किया, एग्ज़ाम्पल महात्मा गांधी का हिस्ट्री पढ़ते टाइम मेरे को एग्ज़ाम्पल आया, ठीक? अब बाकी जो सोसाइटी ये सब चीज़ें, अब ये सब तो जब मैं पेपर 1 के लिए पढ़ूँगा सोशल मतलब वो इंडियन सोसाइटी, तो वहाँ से मेरे को कंटेंट मिल गया ये चीज़, ठीक है? अब बाकी ये एजुकेशन में क्या होता है, नहीं होता है, तो पेपर 2 में हुआ, एडिटोरियल हुआ, उससे तो मेरे को कंटेंट मिल ही रहा है, ठीक है? तो वो बेवकूफ़ी मत करना जो बहुत लोगों को मैंने देखा है, ठीक? अब सबको समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैं ये बोलता हूँ मुझे नहीं पता कि कौन सबको समझाने में माथा खर्च करना। तो वही बात है कि ऐसे के लिए यू डोंट नीड टू गो फॉर एनी बुक, ठीक है? जो आप जीएस के लिए पढ़ रहे हो उससे आपके पास सफिशिएंट कंटेंट है, बस आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर है? Yes, yes. कोई और क्वेश्चन? I have a